एमटेक या पहले टेस्ट दीजिए, वहाँ क्वालिफाई होंगे तब जाकर आपका नेक्स्ट प्रोसेस मतलब इंटरव्यू प्रोसेस मतलब 3 राउंड चलता है। नॉर्मली 3 राउंड 4 राउंड होता था, तो ये चलता है, ठीक है। वो पहला वेबसाइट है GST की, उस कंपनी का आर्काइव आता है, आपको सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 70% चीज़ें वही होंगी जो पहले पूछी जाती है। गवर्नमेंट वाली PSU जो होती हैं वो MNIT इलाहाबाद में आती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए आती हैं। कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको आए या ना आए, लेकिन आप उस चीज़ पे भिड़े हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैदान में डटे रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें रहीं। तो अब हम जानते हैं कि ड्यूरिंग एमटेक इन्होंने क्या किया। जब इन्होंने MNIT इलाहाबाद में एडमिशन लिया, उस टाइम पे इन्होंने कैसे क्या तरीके अपनाए, क्या प्रिपरेशन इनकी स्ट्रेटजी रही और कौन कौन सी कंपनियाँ विजिट की, ये सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो रवि, ओवर टू यू। थैंक यू। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैं 2017 में ही मेरे 1700 रैंक आए थे, तो मैं चाहता था कोशिश करने लास्ट राउंड तक मुझे MNIT इलाहाबाद मिल जाता उस बार में, ठीक है। लेकिन मुझे लगा नहीं NIT नहीं जाना, तो ये एटीट्यूड इंसान को थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें फाइनली मैं पहुंचा वहीं पर, ठीक है। और इसमें मेरा गया क्या कि 1 साल मेरा बर्बाद हुआ। हालांकि बर्बाद नहीं बोलते हैं कि मुझे लगता है दैट वाज गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ। तो मैं पढ़ाई खूब किया और भी चीज़ें बहुत सारी। एक चीज़ जैसे कि आप बोल रहे हो कि बर्बाद तो नहीं हुआ, वो आपने इन्वेस्ट किया। हाँ। और आपको अगर आप 1 साल ड्रॉप नहीं लेते, क्योंकि लाइफ में जो भी हैपन होता है बहुत अच्छा होता है, अगर आप 1 साल ड्रॉप नहीं लेते तो आप ये IIT का एक्सपीरियंस नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते। आप सीधे, आपको बहुत अच्छा मौका मिला IIT जाने का। आप उस टाइम पे बीटेक के टाइम पे आप फ्लाइट पे जा रहे हो, लोग जॉब के बाद जाते हैं, तो आपने वो पहले ही सफ़र कर लिया और बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो आप अभी एक्सपीरियंस को समझा रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को डाउट क्लियर होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी। लोगों का मतलब स्टूडेंट्स की। तो ओवर टू यू। बिल्कुल सही बोला कि वो चीज़ एक्सपीरियंस मिली। बट मैंने अभी भी जैसे कुछ समर फ्रेंड मिलते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर अगली बार भी एग्जाम देना है, तो अगर खुद बहुत श्योर है, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगा, तब तो ठीक है, आप जाइए। नहीं तो ये भी बहुत लोग करते हैं कि एडमिशन लेते हैं एमटेक में और साथ में प्रिपरेशन करते रहते हैं कि अगली बार हो गया तो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और ऐसा नहीं कि पढ़ाई छूट जाती है। आप CS में ही है तो आधी सब्जेक्ट कॉमन होंगे उसमें भी, नेक्स्ट ईयर भी, और डीप में भी होगी, ठीक है। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर 1 साल बचाना चाहते हैं या क्या करना, क्योंकि NIT में और IIT में दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है, कुछ कंपनीज़ का है, कुछ रिसर्च ओरिएंटेशन का है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सोच समझ डिसीजन लेना है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो, मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है स्टूडेंट के रिगार्डिंग, कि उन्होंने ये मुझसे पूछा कि उनके पास अच्छा स्कोर है, लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे शॉर्टिंग है, अलग अलग DSL Go में क्वेश्चंस होते थे, सब वो कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, ठीक है।
अब वो सोच ये रहे हैं कि उनके पास बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि एडवांस एल्गो होता है एमटेक में, एडवांस डीबीएमएस होता है, ये होता है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये तो मैंने रिवाइज किए नहीं, पता नहीं मैं एमटेक में ये एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो लोग इस वजह से, इतनी छोटी सी डर की वजह से वो ड्रॉप लेना चाहते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे? हाँ, ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लास 1 से देखें अब तक, ठीक है, तो जिस ईयर में वो जाते हैं तो वो क्लास हमेशा टफ लगता है, ठीक है। हाँ। 10th में जाएंगे तो 10th टफ लगता है, 11th में जाएंगे तो 11th टफ लगता है, उसके बाद वो पीछे चीज़ें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। तो आप आराम से जाइए, वहाँ मेहनत कर लीजिए, उसके वजह से आप ड्रॉप लेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाएंगे। एडवांस डी ऐसा नहीं कि वहाँ आपको सीधे एग्जाम दिया जाएगा, एडवांस डीबी का एग्जाम दिया जाएगा, आपको वहाँ टाइम दिया जा रहा है, सेमेस्टर का एग्जाम टाइम होगा, आपके पास मटेरियल होंगे, टीचर्स होंगे, तो फ्रेंड्स होंगे, और बहुत गधे भी पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, अपने इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि एमटेक में एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ में एमटेक में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो MNIT इलाहाबाद का यह है कि मेरी स्कोर अच्छी थी, तो मुझसे पूरे CS IS और सॉफ्टवेयर में तीनों में सेकंड बेस्ट रैंकर था गेट का, ठीक है। एक लड़का जो था उसकी तो कुछ वो इलाहाबाद का था, उसकी कुछ फैमिली इशू थी, इस वजह से वो वहाँ रुका हुआ था, जो मुझसे बेटर था, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे लोग स्कोर बहुत ज़्यादा उस समय जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो लगभग 1500-1600 रैंक पर भी लोग पा जाते हैं MNIT इलाहाबाद, 1500-1600 रैंक पर, ठीक है। तो और अलग अलग कैटेगरी का अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ है वहाँ पर, अब चीज़ें वहाँ पढ़ाई के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको वहाँ पर कुछ चीज़ों की आपको लैब डेली चलेगा, लैब हमेशा चलेगा, और लैब अच्छी होती है, जैसे सिस्टम की लैब होती है, नेटवर्किंग की लैब होती है, वो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी, तो लैब अच्छा है। आपको वहाँ पर गाइड चूज करने को मिलेंगे, गाइड भी अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो और आपको डेली वहाँ रहना पड़ेगा लैब में, ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं। हालांकि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनका मतलब उनके स्टूडेंट घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर है, सॉरी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छे से पढ़ने के लिए चीज़ें मिलेंगी। और करिकुलम में है कि नेटवर्किंग में है तो मयंक सर वहाँ पर अच्छे पढ़ाते हैं, पुरानी चीज़ अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। सीनियर्स का बड़ा हेल्प मिलेगा आपको, एमटेक में जाते हैं तो सबसे अच्छा फ़ायदा होगा कि आप जाएंगे जैसे ही वहाँ पर कोडर मिल जाएंगे आपको, और उनसे सीनियर से बहुत अच्छा आपको रिलेशन बना के रखना है। एटीट्यूड में नहीं रहना है कि हम इतना स्कोर पाए हैं, हम मैक्सिमम स्कोर पाए हैं, हम ये हम वो, ऐसा नहीं रखना आपको एटीट्यूड। एकदम आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है और सीनियर से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना है। उनसे पूछना है, रिक्वेस्ट करना है, पूछना है, ऑर्डर नहीं देना उनको, रिक्वेस्ट करके पूछना है। टीचर्स से बहुत अच्छे से व्यवहार रखना है, क्योंकि आपको वहाँ पर 2 साल बिताने हैं और आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट भी चाहिए। तो बिल्कुल भी किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी पंगा मत कीजिएगा, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ, मैं इनके साथ पूरी तरह एग्री हूँ। और मैं ये कहूँगा पूरी ज़िंदगी में किसी से कोई एटीट्यूड नहीं रखना, सबसे झुक कर रहिए, सबसे कुछ सीखिए, और पूरी ज़िंदगी में हर कोई सिखाएगा, छोटा हो बड़ा हो, आपको सबके पास एक अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे सीखने मिलेगी। तो थोड़ा भिन्न मत रहिए, किसी चीज़ का आप एटीट्यूड ना दिखाइए कि आप बहुत 30 मार्क खाएँ, कोई 30 मार्क खाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहाँ जाते ही आपको सीनियर से कई राउंड्स मिलेंगे, मतलब हर दूसरे दिन आपको एक सीनियर के साथ मीटिंग रख दी जाएगी, मतलब 1 to 1 नहीं है, मतलब सारे क्लास बुला लीजिएगा, 8-10 सीनियर आ जाएंगे। और वहाँ क्या होगा, कुछ इंडस्ट्रियल विजिट करने वाले भी सीनियर होते हैं, मतलब इंटर्न मिल जाती है आपको। तो फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना होता है वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड ईयर में कॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता है कि ये कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो कॉलेज के थ्रू आप इंटर्न पास ले सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। बट वो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप नहीं देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप बाहर से इंटर्नशिप ले लिए और एमटेक छोड़ के चले जाए, वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगी कॉलेज वही करेगी जो कॉलेज विजिट करते हैं, ताकि उनको रिज्यूमे में दिखाना होता है कि हमने कॉलेज भेजा है, ठीक है, उनको अपने उसमें दिखाना होता है। तो सीनियर्स आपको काफ़ी समझाएंगे, वो पूरी प्रोसेस बता देंगे कि कहाँ से कोडिंग करनी है, कैसे करनी है, आपको कैसे ईमेल आईडी बनानी है, कैसे रिज्यूमे फॉर्मेट दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ध्यान दिला जाएगा कि आपको ऐसे बोलना है, ये करना है, वैसे करना है। प्रोजेक्ट करा देंगे कई लोग तो यहाँ तक भी हैं। और कुछ लड़के आपको साथ में मिल जाएंगे जो डेली कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर दिन रात खुला रहता है, लोग कोडिंग करने में वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो दिन रात 2-4 लड़के तो ऐसे मिल जाएंगे जो दिन रात कोडिंग करने वाले होते हैं, ठीक है। तो आपकी कोडिंग स्किल वहाँ पर बिल्कुल अच्छी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि हम बोलते हैं ना कि IIT NIT जो टायर 3 कॉलेज है उनसे डिफरेंट क्यों है, वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हमें वहाँ पे कोडिंग एनवायरनमेंट मिलता है। कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है, आपको आए या ना आए, लेकिन आप उस चीज़ पे भिड़े हुए हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैदान में डटे रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें रहीं। तो अब हम जानते हैं कि ड्यूरिंग एमटेक इन्होंने क्या किया। जब इन्होंने NIT इलाहाबाद में एडमिशन लिया, उस टाइम पे इन्होंने कैसे क्या तरीके अपनाए, क्या प्रिपरेशन इनकी स्ट्रेटजी रही और कौन कौन सी कंपनियाँ विजिट की, ये सारी चीज़ें हम इनसे जानेंगे। तो रवि, ओवर टू यू। थैंक यू। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे मैं 2017 में ही मेरे 1700 रैंक आए थे, तो मैं चाहता था कोशिश करने लास्ट राउंड तक मुझे MNIT इलाहाबाद मिल जाता उस बार पे, ठीक है।
लेकिन मुझे लगा नहीं NIT नहीं जाना, NIT नहीं जाना। तो ये एटीट्यूड इंसान को थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनली मैं पहुंचा वहीं पर, ठीक है। और इसमें मेरा गया क्या कि 1 साल मेरा बर्बाद हुआ। हालांकि बर्बाद नहीं बोलते हैं कि बिकॉज मुझे लगता है दैट वाज गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ। तो मैं पढ़ाई खूब किया और भी चीज़ें थी बहुत सारी। एक चीज जैसे कि आप बोल रहे हो कि बर्बाद तो नहीं हुआ, वो आपने इन्वेस्ट किया। हाँ। और आपको अगर आप 1 साल ड्रॉप नहीं लेते, क्योंकि लाइफ में जो भी हैपन होता है बहुत अच्छा होता है, अगर आप 1 साल ड्रॉप नहीं लेते तो आप ये IIT का एक्सपीरियंस नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते। आप सीधे, आपको बहुत अच्छा मौका मिला IIT जाने का। आप उस टाइम पे बीटेक के टाइम पे आप फ्लाइट पे जा रहे हो, लोग जॉब के बाद जाते हैं, तो आपने वो पहले ही सफ़र कर लिया और बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आप अभी एक्सपीरियंस को समझा रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों को डाउट क्लियर होगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होगी। लोगों का मतलब स्टूडेंट्स की। तो ओवर टू यू। बिल्कुल सही बोला कि वो चीज़ एक्सपीरियंस मिली। बट मैं अभी भी जैसे कुछ हमारे फ्रेंड मिलते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर अगली बार भी एग्ज़ाम देना है, तो अगर श्योर, खुद बहुत श्योर है, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा कर ले जाऊँगा, तब तो ठीक है, आप जाइए। नहीं तो ये भी बहुत लोग करते हैं कि एडमिशन ले लेते हैं MTech में और साथ में प्रिपरेशन करते रहते हैं कि अगली बार हो गया तो हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और ऐसा नहीं कि पढ़ाई छूट जाती है। आप CS में ही है तो आधी सब्जेक्ट कॉमन होंगी, उसमें भी नेक्स्ट ईयर भी, और डीप में भी होंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो अगर 1 साल बचाना चाहते हैं या क्या करना, क्योंकि NIT में और IIT में दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है, कुछ कंपनीज़ का है, कुछ रिसर्च ओरिएंटेशन का है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो सोच समझ डिसीजन लेना है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, वो मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आई है स्टूडेंट के रिगार्डिंग, कि उन्होंने ये मुझसे पूछा कि उनके पास अच्छा स्कोर है, लेकिन वो सारी चीज़ें जैसे शॉर्टिंग है, अलग अलग DSL को में क्वेश्चंस होते थे, सब वो कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, ठीक है। अब वो सोच ये रहे हैं कि उनके पास बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि एडवांस एल्गो होता है MTech में, एडवांस DBMS होता है, ये होता है, वो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये तो मैंने रिवाइज किए नहीं, पता नहीं मैं MTech में ये एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं, ये सब्जेक्ट पढ़ पाऊँगा कि नहीं पढ़ पाऊँगा। उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो लोग इस वजह से भी, इतनी छोटी सी डर की वजह से वो ड्रॉप लेना चाहते हैं। नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे? ये चीज़ नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लास 1 से देखें अब तक, ठीक है। तो जिस ईयर में जाते हैं तो वो क्लास हमेशा टफ लगता है, ठीक है। हाँ। 10th में जाएंगे तो 10 टफ लगता है, 11th में जाएंगे तो 11 टफ लगता है। उसके बाद वो पीछे चीज़ें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। तो आप आराम से जाइए, वहाँ मेहनत कर लीजिए। उसके वजह से आप ड्रॉप लेंगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं कर पाएंगे। एडवांस DB ऐसा नहीं कि वहाँ आपको सीधे एग्जाम दिया जा रहा है, एडवांस DB का एग्जाम दिया जा रहा है, आपको वहाँ टाइम दिया जा रहा है। सेमेस्टर का एग्जाम टाइम होगा, आपके पास मटेरियल होंगे, टीचर्स होंगे, तो फ्रेंड्स होंगे, और बहुत गधे भी पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है, अपने इंडियन सिस्टम में, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि MTech में एडमिशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ में MTech में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो MNIT इलाहाबाद का यह है कि मेरी स्कोर अच्छी थी, तो मुझसे पूरे CS IS और सॉफ्टवेयर में तीनों में सेकंड बेस्ट रैंकर था गेट का, ठीक है। एक लड़का जो था उसकी तो कुछ वो इलाहाबाद का था, उसकी कुछ फैमिली इशू थी, इस वजह से वो वहाँ रुका हुआ था, जो मुझसे बेटर था, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे लोग स्कोर बहुत ज़्यादा उस समय जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो लगभग 1500-1600 रैंक पर लोग पा जाते हैं MNIT इलाहाबाद, 1500-1600 रैंक पर, ठीक है। तो और अलग अलग कैटेगरी का अच्छा है, ठीक है। एक चीज़ वहाँ पर, अब चीज़ें वहाँ पढ़ाई की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि आपको वहाँ पर कुछ चीज़ों की आपको लैब डेली चलेगा, लैब हमेशा चलेगा, और लैब अच्छी होती है, जैसे सिस्टम की लैब होती है, नेटवर्किंग की लैब होती है, वो चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट कराई जाएंगी। तो लैब अच्छा है, आपको वहाँ पर गाइड चूज करने को मिलेंगे, गाइड भी अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो और आपको डेली वहाँ रहना पड़ेगा लैब में, ऐसा नहीं कि आप घूम रहे हैं। हालांकि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिनका मतलब उनके स्टूडेंट घूमते रहते हैं, ठीक है, तो उनके ऊपर है, सॉरी, ठीक है। तो बाकी चीज़ें मिलेंगी आपको अच्छे से, पढ़ने के लिए चीज़ें मिलेंगी। और करिकुलम में है कि नेटवर्किंग में है तो मयंक सर वहाँ पर अच्छे पढ़ाते हैं, पुरानी चीज़ थेसिस मिल जाएंगी, ठीक है। सीनियर्स का बड़ा हेल्प मिलेगा आपको, MTech में जाते हैं तो सबसे अच्छा फ़ायदा होगा कि आप जाएंगे जैसे ही वहाँ पर कोडर मिल जाएंगे आपको, और उनसे सीनियर से बहुत अच्छा आपको रिलेशन बना के रखना है। एटीट्यूड में नहीं रहना है कि हम इतना स्कोर पाए हैं, हम मैक्सिमम स्कोर पाए हैं, हम ये हम वो, ऐसा नहीं रखना आपको एटीट्यूड। एकदम आपको बिल्कुल ग्राउंडेड रहना है और सीनियर से बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखना है। उनसे पूछना है, रिक्वेस्ट करना है, पूछना है, ऑर्डर नहीं देना उनको, रिक्वेस्ट करके पूछना है। टीचर्स से बहुत अच्छे से व्यवहार रखना है, क्योंकि आपको वहाँ पे 2 साल बिताने और आपको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट भी चाहिए। तो बिल्कुल भी किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ भी पंगा मत कीजिएगा, ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। हाँ, मैं इनके साथ पूरी तरह एग्री हूँ। और मैं ये कहूँगा पूरी ज़िंदगी में किसी से कोई एटीट्यूड नहीं रखना, सबसे झुक कर रहिए, सबसे कुछ सीखिए। और पूरी ज़िंदगी में हर कोई सिखाएगा, छोटा हो बड़ा हो, आपको सबके पास एक अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है, सबसे सीखने मिलेगी। तो थोड़ा विनम्र रहिए, किसी चीज़ का एटीट्यूड ना दिखाइए कि आप बहुत 30 मार्क आए, कोई 30 मार्क आने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहाँ जाते ही आपको सीनियर से कई राउंड्स मिलेंगे, मतलब हर दूसरे दिन आपको एक सीनियर के साथ मीटिंग रख दी जाएगी, मतलब 1-to-1 नहीं है,
मतलब सारे क्लास को बुला लेगा, 8-10 सीनियर आ जाएंगे। और वहाँ क्या होगा, कुछ इंडस्ट्रियल विजिट करने वाले भी सीनियर होते हैं, मतलब इंटर्न मिल जाती है आपको। तो फर्स्ट ईयर आपको पढ़ना होता है वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड ईयर में कॉलेज आपको प्रोवाइड कर देता है कि अगर कॉलेज में कोई कंपनी आती है तो कॉलेज के थ्रू आप इंटर्न पास ले सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। बट वो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप नहीं देंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आप बाहर से इंटर्नशिप ले लिए और एमटेक छोड़ के चले जाए, तो वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगी कॉलेज वही करेगी जो कॉलेज विजिट करते हैं, ताकि उनको रिज्यूमे में दिखाना होता है कि हमने कॉलेज भेजा है, ठीक है। उनको अपने उसमें दिखाना होता है। तो सीनियर्स आपको काफ़ी समझाएंगे, वो पूरी प्रोसेस बता देंगे कि कहाँ से कोडिंग करनी है, कैसे करनी है, आपको कैसे ईमेल आईडी बनानी है, कैसे रिज्यूमे फॉर्मेट दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो और कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको बहुत ध्यान दिया जाएगा कि आपको ऐसे बोलना है, ये करना है, वैसे करना है। प्रोजेक्ट करा देंगे कई लोग तो यहाँ तक भी हैं। और कुछ लड़के आपको साथ में मिल जाएंगे जो डेली कंप्यूटर सेंटर है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर दिन रात खुला रहता है, लोग कोडिंग करने में वहाँ पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो दिन रात 2-4 लड़के तो ऐसे मिल जाएंगे जो दिन रात कोडिंग करने वाले होते हैं, ठीक है। तो आपकी कोडिंग स्किल वहाँ पर बिल्कुल अच्छी होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आप क्योंकि हम बोलते हैं ना कि IIT NIT जो टायर 3 कॉलेज है उनसे डिफरेंट क्यों है, वो इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हमें वहाँ पे कोडिंग एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और वहाँ पर कुछ और भी ऐसे लड़के मिल जाएंगे जिनको आगे रिसर्च करना है, ठीक है। तो कुछ PhD सोच वाले मिल जाएंगे, कुछ ऐसे मिल जाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद है तो वहाँ आसपास के जो रहेंगे उनको IAS वाले भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। UPSC की तैयारी करने वाले भी, हालांकि CS में लोग UPSC में कम जाते हैं, तो CS ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। तो ये पैसे बाकी ब्रांच वाले जैसे मैकेनिकल हुआ, केमिकल हुआ, सिविल हुआ, ये वाले आपको गवर्नमेंट वाले मिल जाएंगे अच्छे खासे। क्योंकि मैकेनिकल सिविल में PSU ज़्यादा होते हैं, प्लेसमेंट थोड़ा सा कम का रहता है। और अगर प्लेसमेंट भी आप लेना चाहते हैं तो आपको IT सेक्टर में ही जाना होता है, तभी आपका प्लेसमेंट, ऐसा कुछ होता है। कोर ब्रांच में मतलब सैलरी भी कम होती है और इशूज़ भी होते हैं, तो तो ऐसा तो CS में, अब CS में भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको IT सेक्टर में जाना है, प्राइवेट जॉब नहीं करनी है, तो वो भी हमेशा नीट की ये सब जो चीज़ें होती हैं वो भी तैयारी करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है। लड़कियाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और गए भी हमारे साथ कई लोग गए हैं, ठीक है। क्योंकि सबकी प्रायोरिटी अलग होती है, किसी को स्टेबल जॉब चाहिए, किसी को ज़्यादा पैसे चाहिए, किसी को घूमने फिरने पसंद है, तो सबके अलग अलग प्रायोरिटी हैं। ये आप खुद डिसाइड करिए क्या सही हो क्या गलत होगा। तो वहाँ पर आपको स्किल सीखने को मिल जाए, ठीक है। अब आते हैं अपने पास, मेरा अपना जर्नी कैसा रहा, तो मैं पढ़ाई थोड़ा कम कर पाया क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा परेशान रहा, हेल्थ इशू काफ़ी चल रहे थे और पर्सनल लाइफ में भी दिक्कतें आ गई थी, तो मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग नहीं कर पाया था। तो ये भी मुझे सजेस्ट करती है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए हमेशा। आपके पास हमेशा हर चीज़ का होना चाहिए कि मुझे इतना पढ़ाई करनी है और इतना टाइम घूमना है, तो ऐसा ना हो कि कहीं एक ही तरफ बह गए, दोनों चीज़ ज़रूरी हैं। सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट मैं एक चीज़ आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आपको घूमना फिरना ये गलत चीज़ नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का, हर एक एंजॉयमेंट मूवमेंट का टाइम अलग होता है। तो हर अलग टाइम पे उस चीज़ को अच्छे से करिए। ये नहीं कि आप घूमते टाइम सोच रहे हैं कि मैंने OS नहीं पढ़ा, मैंने प्लेसमेंट का नहीं पढ़ा, मैंने कोडिंग नहीं किया, और कोडिंग के टाइम पे पूछ रहे हैं अरे यार वो लोग घूमने गए हैं, मैं घूमने नहीं जा पाया, अरे यार मैंने ये चीज़ मिस कर दी। तो ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई के टाइम पे आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है और घूमने के टाइम पे आपको घूमने पे ध्यान देना है, क्लास के टाइम पे आप क्लास पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो टाइम आपको नहीं मिलने वाला। और जहाँ तक मैंने सीखा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सीखा है, चीज़ मुझे बेस्ट भी लगी है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्लास में ही जो पढ़ाया जाता है उस पर ही ध्यान दे लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। वो मुझे ऐसा, मैंने एक पर्सन से पूछा भी, एक मेरी क्लासमेट थी, उनका इंटरव्यू भी आपको मैंने अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो उनके साथ, अलीशा नाम है उनका। तो मैं उससे पूछी कि तुम इतने सीरियसली ये क्लास में कैसे एकदम अटेंटिव रहती हो, तो उसने मुझसे पता क्या बोला, उसने मुझसे ये बोला कि नीलू जैसे क्लास का तो एक टाइम पीरियड डिवोटेड है ना, 1 घंटा, तो अगर वो 1 घंटा मैं अगर अच्छे से पढ़ लूँ तो मुझे बाकी के 2-3 घंटे वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। बाकी के 2-3 घंटे मैं बाहर जाके मॉल में घूम सकती हूँ, शॉपिंग कर सकती हूँ। तो वो मैंने मैनेजमेंट सीखा वहाँ पे, तो मुझे बहुत बेस्ट लगा। तो ये चीज़ें जो गलती लोग करते हैं ना कि कुछ करते कुछ और है, सोचते कुछ और रहते, तो ऐसा नहीं करना है। ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओवर टू यू रखनी। तो काफ़ी अच्छी बात बताई, ठीक है। तो और कुछ ऐसी चीज़ें जो पढ़ाई के अलावा जो NIT इलाहाबाद में मिलेंगी, तो हॉस्टल वहाँ का मैं बताना चाहूँगा। हॉस्टल में आपको इनिशियली अगर आप सिंगल रह कर आए हैं तो आपको दिक्कत होगी। काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है हॉस्टल की रिगार्डिंग कि NIT में बॉयज़ को हॉस्टल मिलता है कि नहीं, एमटेक स्टूडेंट को, और गर्ल्स को मिलता है कि नहीं, कितनी सीटें होती हैं, सिंगल मिलता है, डबल मिलता है, बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट की होती है। तो ये क्वेरी सॉल्व करेंगे लड़के। तो लड़कों का है कि आपको एक रूम में 3 या 4 लोग रखना पड़ेगा, ठीक है। बड़े रूम है, बड़े हाँ, और सबको हॉस्टल तो मिल जाएगी, कोई द्वारा है, हॉल टाइप रूम है, तो आपको व्यवस्थाएं सब मिलेंगी। बट ये है कि आपको 4 लोग होंगे
और चारों हो सकता है कि आपको डिफरेंट स्ट्रीम को। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने सेम सब्जेक्ट्स हो, तो जैसे एडमिशन आप ले रहे हैं और उसमें सबकी लिस्ट आने लगती है। एडमिशन से अभी फाइनल जैसे रजिस्ट्रेशन होता है सबकी लिस्ट आने ये आ रहा है, ठीक है। तो आप अलॉट होने से पहले आपको उन लोगों से कनेक्ट कर लीजिए और जाकर वार्डन से बोल दीजिए कि हम 4 लोग मिलकर एक रूम लेना चाहते हैं, हमको एक रूम दे दीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। और कई लोग होता है कि से अपने ब्रांच वालों के साथ नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, ये मैं बोलने वाली थी क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वो जो सोचते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के लोग रहे, और दूसरे लोग वो जो सोचते हैं हम ही रहे और बाकी अलग अलग एनवायरनमेंट के रहे, क्योंकि उनको उसमें कंफर्टेबल फील होता है। तो ये देख लीजिए दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है, कि कंफर्टेबल रहना चाहते हैं या आप पढ़ाई ज़्यादा करना चाहते हैं। कई बार तो सेम ब्रांच वाले मज़े ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। और उसमें आपको ये मिल जाएगा कि रमन हॉस्टल में, रमन नाम है, एक बड़ा सा रूम मिलेगा आपको जो कॉमन रूम है पढ़ने के लिए। वहाँ पर टेबल चेयर लगी हुई है। पहले नहीं था तो हम लोग वार्डन से बात किए तो एक बड़ा सा रूम खोल दिया पढ़ाई के लिए, क्योंकि हॉस्टल में क्या होता है 4 लोग होते हैं तो पता चला पीछे कोई गाना चला रहा है। क्योंकि मेरे साथ बड़ा दिक्कत हुआ था सॉरी, क्योंकि एक हमारे मित्र थे जो साउथ थे, कुंडा बाबू नाम था, ठीक है। उनके साउथ जितने उनके फ्रेंड थे सब मेरे रूम में रहते थे, तो मेरा रूम में रहना परेशानी भरा हुआ था, ठीक है। तो दिन में गाना गाते रहते थे, मूवी देख रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपने हिसाब थोड़ा कंफर्टेबल देखिए। हालांकि आप चाहते हैं वहाँ बाहर रूम लें तो वहाँ बाहर मिल जाते हैं, तो तिलगंज आसपास मिल जाएंगे, सस्ते में मिल जाएंगे रूम, ज़्यादा महंगा नहीं है। इलाहाबाद सस्ता शहर है, तो इवन अभी भी मुझे लगता होगा कि आपको 5 रुपये में एक समोसा मिल जाएगा, ठीक है। तो सस्ता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट काफ़ी रहते हैं तैयारी वाले, तो इसलिए महंगा नहीं हुआ है अभी, ठीक है। पढ़ने के लिए आपको एक कॉमन रूम मिल सकता है, वहाँ पढ़ सकते हैं। कॉलेज में आपको लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी जो आपको रात को 2 बजे तक खुली रहती है। लड़कियों की ऐसा कि लड़कियाँ शायद कैंपस में 8 बजे के बाद घूमना बंद हो जाता था, बट अभी ऐसा कि इंटर पास खुल गया है, तो अंडर पास खुल गया, तो अब शायद वो भी रात में रह सकती है। मुझे ऐसा जब मैं था तब तो ऐसा था कि एक बाहर से उनका हॉस्टल से बाहर जाना पड़ता था, इसलिए 8 बजे बाद उनको कैंपस में मना हो जाता था हॉस्टल में निकलना। बट पढ़ने के लिए उनके ऐसा था कि लाइब्रेरी से बस आती थी उनके हॉस्टल तक, तो रात के साथ 12 या 2 बजे तक वो लाइब्रेरी में रहते थे, लाइब्रेरी से सीधे बस में बैठेंगे और हॉस्टल जाएंगे, ऐसा था। और लाइब्रेरी में व्यवस्था अच्छी है, बुक्स बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, AC मिल जाएगा, तो आप आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं। इवन आप अपने लैपटॉप भी लेके जा सकते हैं, और अपने बुक्स लाने तो लाइब्रेरी के बाहर ही बना हुआ है केबिन, वहाँ बैठ कर पढ़ सकते हैं। तो जो ये अच्छी चीज़ है वहाँ पर, तो क्वालिटी जिनको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के लिए वहाँ माहौल मिल जाएगा। कंप्यूटर सेंटर में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो और घूमने लायक जगह थोड़ा बता दूं कि वहाँ पर एक तो संगम है, वहाँ खूब घूम सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कॉलेज के ठीक बगल में एक नारायणी आश्रम है, वो भी गंगा किनारे है पूरा। कॉलेज ठीक बगल में थोड़ी दूर पर गंगा बहती है, ठीक है। तो लोग घाटों घूमने जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ब्रिज है, वहाँ घूम सकते हैं आप लोग। और अल्फ्रेड पार्क है, और नेहरू जी का जो घर है आनंद भवन, ठीक है, वो म्यूजियम है, कंपनी गार्डन है, ये सब चीज़ें हम आपको घूमने वाले, ये सब चीज़ें बता दें, आप लोग घूम सकते हैं। मिलने आते हैं हम लोग पढ़ाई पर, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर को पढ़ना पड़ेगा, 2 सेमेस्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और पास होना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी ये है कि कुछ चीज़ें आउटडेटेड है वहाँ पर नेटवर्क में, क्योंकि वो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जो बिटोरेंट ये सब जो चीज़ चलती है, वहाँ नेटवर्क का सिलेबस अभी M.Tech में चल रहे हैं, ठीक है। जो आजकल ऐसा बोलना कि आउटडेटेड है थोड़ा मतलब ख़राब होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी कभी नहीं होती, कोई भी सबकी ज़रूरत है। वो नई चीज़ें बिल्कुल नहीं है, बट लोग अपना पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर ऐसा करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर जैसे आप स्टार्ट होगा, तो अभी जुलाई आया नहीं होगा, तब तक पता चलेगा आपकी कंपनी आनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब कंपनी का माहौल एकदम जोर शोर होगा। उस समय आपको कई लोग शौक लगे, यार मैं बहुत पीछे रह गया, वो तो इतना सारा कोडिंग कर लिया, इतने सारे, कोई 600 कोड प्रोग्राम सॉल्व कर, कोई 1200 कर चुका है, ठीक है। कुछ तो ऐसे दिन रात उसमें करते रहते हैं। और कोडिंग मेरा ये मानना है कि एक दिन की चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपको कंटिन्यू कई महीने लगे रहना है, एक क्वेश्चन करिए, डेली करिए, तो आपको कोडिंग अच्छी होती रहे, ठीक है। और DSL को तो मतलब आनी ही आनी चाहिए आपको। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज में डिपेंडेंसी हो, आपको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत हो, तो वो चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगी। कुछ नहीं आता है, बस लेकर बैठ जाइए। इनका भी कुछ वीडियो है, ये भी समझाती रहती है, इनका भी देख सकते हैं, ठीक है। और कई भी जैसे कि आसान है, गिग्स आजकल बहुत ज़्यादा चलता है। लीड कोड पर सीधे प्रॉब्लम होती है, वहाँ से भी डिस्कशन देख सकते हैं, हैकर रैंक से देख सकते हैं कोड सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और थ्योरेटिकली पढ़ना हो तो और भी चीज़ है, तो यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो अब जैसे कंपनी स्टार्ट आना चालू होंगे, तो किस तरह कंपनी आती है, पहले बहुत अच्छी कंपनी आएंगी स्टार्टिंग में, फिर थोड़े मिडिल वाले आएंगे, और कुछ वो कंपनी भी आ जाए। अभी मैं लड़कियों को हॉस्टल में भूल गया, सर लड़कियों के लिए एक रूम में 2 लोग लागू होते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, और खाने हर जगह ठीक है, मतलब खाने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है जो नॉन वेजिटेरियन है, अंदर नॉनवेज नहीं मिलता है हॉस्टल में, नॉनवेज नहीं मिलता। नॉनवेज तो किसी भी, मुझे लगता है किसी भी NIT में मेस में नहीं मिलता है। NIT ट्रिची में है, जहाँ तक मुझे पता है NIT ट्रिची में उनका अलग मेस है, ठीक है।
तो बाहर लोग ला के खाते हैं, ठीक है, खाना बना भी नहीं सकते अंदर, हाँ, बट दे आर सपोर्टिव, मतलब केयर टेकर जो भी है वहाँ पर वार्डन है वो आपको सपोर्टिव मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हॉस्टल में रहने की, खाने की, ठीक है। चीज़ें वेल मैनर में है, घूमने लायक जगह है, कॉलेज में जगह है, ठीक है। अब मेनली आते हैं अपने उसमें प्लेसमेंट में, ठीक है। प्लेसमेंट में स्टार्टिंग में कुछ कंपनी आएंगी जो बीटेक के लिए आती हैं, जैसे एक दो कंपनी आती है जो कहती है एमटेक नहीं लेंगे बट टीपीओ वाले होते हैं वो मेनली बात कर देते हैं। कुछ कंपनी आती है जो सिर्फ एमटेक के लिए होती हैं, मतलब वो भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब 5% कंपनी जो सिर्फ एमटेक के लिए होंगी, 5% कंपनी होंगी जो सिर्फ बीटेक के लिए होंगी, बट 90% कंपनी होंगी जो दोनों के लिए होंगी, दोनों बैठा देते हैं, ठीक है। उसमें क्राइटेरिया क्या होता है, मैक्सिमम कंपनी में लगभग 80% कंपनी में होता है कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखना होता है कि बीटेक एमटेक में इतना होना चाहिए, ठीक है। कुछ कंपनी आती है जो हाई स्कूल भी देख लेती है। प्लेसमेंट का जो एमटेक में जो प्लेसमेंट है जो कंपनी आ रही थी, और सीधे आप जब बीटेक से कंपेयर करते हैं कि बीटेक में जो कॉलेज था उसमें जो कंपनी आई थी, तो ये दोनों में डिफरेंस करके आप बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम हुई थी, एमटेक में आपको क्या चीज़ें मिली जो बीटेक में नहीं मिल पाई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बीटेक का इंसिडेंट बताता हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर में था तो एक कंपनी आई थी यू सर्टिफाई करके, ठीक है, पता ना उनका क्लेम ना आ जाए उनका नाम ले रहे हैं, ठीक है। तो यू सर्टिफाई करके तो उनका ये था कि थ्रू आउट आपको 60 होना चाहिए, और मेरे हाई स्कूल में 59% थे, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, फिर मैं उनसे बात किया कि आई एम आई 75+ % इन माई बीटेक एंड आई हैव गुड परसेंट इन माई 12th ऑल्सो, बट आई हैव 59% माई हाई स्कूल, कैन यू प्लीज गिव मी परमिशन टू अपीयर इन दिस इंटरव्यू प्रोसेस। उनका ये काम करो, नॉन टेक्निकल का भी इंटरव्यू दे लो, ठीक है, नॉन टेक्निकल। मैंने क्या मतलब है यार, मतलब मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अच्छा खासा गेट स्कोर है, ठीक है, तो और नॉन टेक में दूँ, क्या मतलब इसका, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, ठीक है। और ऐसे ही विप्रो आई थी शायद, और स्मार्टशिप आई थी, ऐसे जो भी आती थी सब क्राइटेरिया लगा के आती थी, और सबके सैलरी वही है कि मतलब यू सर्टिफाई था 2.1 या 2.2 होता था, ठीक है, LPA साल भर का, ठीक है। और यू सर्टिफाई के साथ ऐसा भी है कि मैं इलाहाबाद गया पढ़ने, तो मैं कॉलेज से निकलता था तो ठीक बगल में वो यू सर्टिफाई का ऑफिस था, तो मैं देख के हमेशा हंसता था कि जितना मुझे सैलरी मिलता है उतना मुझे स्टाइपेंड मिल रहा है, ठीक है। तो एमटेक में आज जो भी कंपनी आएंगी तो अच्छे पैकेज के साथ आएंगी, तो मतलब आपको थैली भर जाएगी, इतने पैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि बीटेक में 2 LPA से स्टार्ट था वो यू सर्टिफाई का, एमटेक में आपको 20 से मिलेगा। हाँ, जो कुछ कंपनी आ रही हैं, ठीक है, अब स्टार्ट हो गई कंपनी आना, ठीक है। उस समय मेरे साथ ये हुआ तो मैं ज़्यादा कोडिंग नहीं किया था, बट थ्योरेटिकली में ठीक था क्योंकि मैं गेट देकर आया था, गेट का यहाँ फायदा मुझे मिल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे DSL को इन सब चीज़ों में कोई डर नहीं है, वो ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और बीच में 1-2 गवर्नमेंट एग्जाम भी दे रहा था, तो हालांकि मैं सीरियस नहीं था इन सब चीज़ों को लेकर, तो और मैं पर्सनल लाइफ में ज़्यादा पढ़ाई ज़्यादा उसमें एमटेक में ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मतलब चल रहा है सारे कॉलेज, तो मैं क्लासेस भी दे रहा हूँ, तो ज़्यादा नए चीज़ नहीं सीख पाया, ठीक है। और हेल्थ इशू की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो अब 1-2 कंपनी आ रही हैं, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि ये बड़ी बड़ी कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट ये सब आने वाली हैं, और सिस्को आ रही है, ठीक है। इनमें अब कोडिंग बहुत खतरनाक हो जाता है, एमटेक से किसी का नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में बीटेक वाले कुछ निकाले 3-4 सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एमटेक वालों में को एक सदमा लग रहा है, क्योंकि बीटेक वाले तो कई साल से कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एमटेक उनके पास 4 ईयर होते हैं, और बीटेक वाले क्या करते हैं 1st या 2nd ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, अपने और एमटेक में किसी कोडिंग नहीं हुआ, तो शुरू के 2-3 में कंपनी में किसी कोई खाता नहीं खुल रहा है, ठीक है। अमेजॉन भी आई थी, किसी खाता एमटेक से नहीं खुला, ठीक है। फिर एमटेक स्पेसिफिक आती है नेटऐप, वो स्टार्टिंग में ही आती है, शायद जुलाई अगस्त का महीना, ठीक है। नेटऐप करके कंपनी है, तो उसका ये होता है कि पहले वो इंटर्न के लिए हायर करते हैं, ठीक है, और फिर पीपीओ दे देते हैं, मतलब 8 महीने 10 महीने 12 महीने को वो इंटर्न रखते हैं। हर साल ये होता था कि लगभग 3-4 लोगों को लेकर जाती थी इंटर्न हमारे यहाँ से एमटेक, और इंटर्न में भी अच्छा पैसा देती थी, आई थिंक 35,000 पर मंथ देती थी, ठीक है। तो पीपीओ मिलने के बाद भी उनका अच्छा पैकेज होता है, 18 LPA का बात होता है, ठीक है। तो उनमें हम लोग टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में वो रिटन टेस्ट होता है, कोडिंग होता है क्यों में, रिटन मतलब वही MCQ टाइप होता है, तो MCQ में वही गेट वाले क्वेश्चन आते हैं, और कोडिंग वाला होता है। कोडिंग मेरा एवरेज गया था, बट MCQ मेरा ठीक गया था, तो उससे मैं क्वालिफाई हो गया। और इंटरव्यू लिया था इस इंटर्नशिप में? हाँ, तो अभी बता रहा हूँ, तो उन्होंने क्वालिफाई कर गया, लगभग 8-9 लोग हमने क्वालिफाई किए थे, और उनके 3 राउंड इंटरव्यू हुए, और लास्ट में HR राउंड होता है, ठीक है। तो 3 राउंड इंटरव्यू में लास्ट में हम HR राउंड के लिए सिर्फ 2 लोग बचते हैं, ठीक है। तो एक दीपक है, वो भी काफ़ी अच्छा लड़का पढ़ने में, और एक मैं बचता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले उसका HR राउंड होता है, तो उधर से जब इंटरव्यू देकर आता है HR राउंड से, तो कह रहा सर नहीं होगा मेरा। मैंने कहा कि क्या हुआ, मतलब सैड है,
फिर सर लग रहा कि कम्युनिकेशन स्किल में मुझे वो जज करिए वो मेरा अच्छा नहीं है, ठीक है। मुझे लगा यार मेरी भी तो इंग्लिश वही है, ठीक है, इसकी तो ठीक है मुझसे तो अच्छी होगी, ठीक है। मैं थोड़ा अंदर से डरता हूँ बट फिर जाता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको प्लस पॉइंट ये बता रहा हूँ इंटरव्यू में, देखिए 2 राउंड हो चुके हैं कि इंटरव्यू में आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पूछा गया था आप फ्लिपकार्ट में नया क्या इंप्लीमेंट करेंगे, आपको दे दिया फ्लिपकार्ट में नया इंप्लीमेंट करने के लिए। ये सब चीज़ें सिनेरियो बेस पे क्वेश्चन आते हैं आपको, ये सब चीज़ें तैयार करिए कि और मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्कशॉप किया हुआ था, उसका फ़ायदा मिला क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करती है कंपनी, तो उसका फ़ायदा मुझे सर्टिफिकेट वहाँ लगा दिया। तो जो भी आपका सर्टिफिकेशन है, जो भी कंपनी आ रही है, तो उसका आप देखिए किस में काम करती है और अपने मैच हो रहा है कि नहीं वो तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है स्किल तो आप उसको बताइए खुलकर, ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने इंटरव्यू में खुद अपने मन से बता दिया था कि मैंने क्लाउड में काम किया है, तो आई मे बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर यू। तो ये लाइन मैंने बोला था, ठीक है। अपनी चीज़ें खुद बताई, थोड़ा स्माइल के साथ, ऐसा नहीं घमंड के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छा गया था और ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी टेस्टिंग को लेकर कुछ, ठीक है। अब होता है लास्ट राउंड HR राउंड, तो हमारे जो दीपक थे वो लॉक करा रहे थे, मुझे याद है, ठीक है। तो उनका कम्युनिकेशन स्किल से थोड़ा उनको दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो मैं HR में जाता हूँ, तो वो चीज़ें मेरे सारे सर्टिफिकेट देते हैं, मेरे स्किल्स पूछते हैं, इंट्रो पूछते हैं, बेसिक इंट्रो होता है, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं और वो खुद रिव्यू कराते हैं, ठीक है। एक और राउंड होता है, उसके पहले मुझे याद है कि उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, ऐसे एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था कि एक रोटी है उसको 9 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। और आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। लेट से आपकी मम्मी बना रही है चपाती और उसको 9 पार्ट में डिवाइड करना, इक्वली डिवाइड करना कैसे करेंगे। तो ऐसा नहीं होगा आपको कोई ऐसा नाप कर फिर काटना है, लेकिन इक्वली कटना चाहिए, तो कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। तो मैं कई सॉल्यूशन दे रहा था, ऐसे 1-2 और एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे और मैं सॉल्यूशन दे रहा था। इस क्वेश्चन का मुझे इसलिए याद है कि वो सॉल्यूशन लास्ट तक मुझे फाइनल एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, ठीक है। तो बट मैं क्या कर रहा था, हर एक नया सॉल्यूशन दे रहा था, कह रहा नहीं इसमें इस चीज़ दिक्कत होंगी, ठीक है, इसमें एक दिक्कत होगी। मैं एक चीज़ मैं बार बार ट्राई करता जा रहा हूँ, एक नए अप्रोच दे रहा हूँ। आंसर सब में आ रहा है लेकिन जो सुना कर नहीं आ रहा था, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई क्वेश्चन है जो डम बन खड़ा नहीं हो जाना है। आपको जो समझ में आ रहा है आप बोलिए, हो सकता है उसका ऑप्टिमाइज भी अभी फिर से पूछे, वो हिंट भी देंगे कि नहीं ऐसे ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। DSL को कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको रुकना नहीं है कहीं पर, एकदम डम होकर मुझे अरे हो सकता है मैं तो खराब सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये चीज़ कॉन्फिडेंस मन से निकाल दीजिए, आप बताते रहिए। इंटरव्यू वाले आपको उस पर भी इवैल्यूएट करेंगे, आपने सोचा तो कुछ ना कुछ सोचा और क्या गलत है वो तो तत्काल बता देंगे। उसके बाद HR राउंड में होता है, तो HR राउंड में एक अच्छा चीज़ होता है, क्योंकि मुझे भी कम्युनिकेशन में डर लग रहा था थोड़ी। हम लोग UP बोर्ड से आते हैं तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। और इलाहाबाद में रहा तो अगर NIT में जाते हैं तो कोशिश करिए कि आप लोग फ्रेंड में थोड़ा इंग्लिश उठा लीजिए, ठीक है। और साउथ इंडिया की NIT में जाएंगे तो इंग्लिश अपने आप सुधर जाएगी, और नॉर्थ इंडिया में जो भी है अपने तो थोड़ा बहुत इंग्लिश का वही अपने रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ दिक्कत होती है। तो वहाँ भी अभी उन्होंने ये पूछा हॉबी क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, ठीक है। हर अल्टरनेट को इंटरव्यू में आएगा हॉबी। फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा कम हॉबी लोग पूछते हैं, फ्रेशर के लिए जरूर पूछते हैं, ठीक है। इसे इवेल्यूएट करते हैं कि आपको काम के अलावा में कुछ करते हैं कि नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप एकदम डम टाइप का आदमी दिन रात पढ़ाई करते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं है। आपको मल्टीटास्किंग आती है कि नहीं आती है, मतलब काम के अलावा भी कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं क्या कर पा रहे हैं। और हॉबी में भी हमेशा कोशिश करिए कि कुछ अच्छा बताएं, मतलब जो भी आप करते हैं वो बता सकते हैं, ठीक है। अब ये ना कह देना कि मतलब कुछ ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो हमेशा क्वेश्चन इसका ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा है, ये क्वेश्चन होता है कि आपकी जो हॉबी है। तो मुझसे पूछा कि आपका हॉबी क्या, मैंने कहा रीडिंग बुक्स एंड उन्होंने पूछा किस टाइप की बुक्स। मैंने कहा मेनली रिलेटेड टू माइंड टाइम मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तत्काल में पूछा कि कुछ बुक्स का नाम बताओ जो आपने पढ़ा हो, तो मैंने 2-3 बुक्स बताए थे। तो उन्होंने उसका राइटर नाम पूछा और उसको पूछा इस बुक्स में क्या है, यहाँ तक पूछ गया। मतलब कई बार होता है लोग झूठ बोल देते हैं कि मैं ये बुक पढ़ा हूँ, मैं वो बुक पढ़ता हूँ, तो फंस जाएंगे, ठीक है। उन्होंने 2-3 बुक्स को एक्सप्लेन भी कराया। उन्होंने फिर स्पिरिचुअलिटी पाया कि इसमें आप क्या क्या पढ़े हो, तो मैंने बताया उपनिषद पढ़ा हूँ, भगवद गीता पढ़ा हूँ। मुझे याद उन्होंने भगवद गीता एक्सप्लेन भी करवाई, ठीक है। तो और उन्होंने अलग अलग रिलीजन के बारे में पूछा, भगवान है तो क्यों। और ये चीज़ थी कि इस ट्यूब में मेरे पास बहुत सारा कंटेंट होता है, ठीक है। मेरे सच में पढ़ी है तो चीज़ें मैं बोलता जा रहा था, ठीक है। और जब भी कुछ पूछते मैं इतना सारा बोल रहा था, मुझे कभी ये फील नहीं होने देगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल खराब है। मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। तो बोलने की आदत है, ठीक है। इंग्लिश में दिक्कत होती है, ठीक है, तो मैं बोलता जा रहा हूँ। उन्हें मुझे याद है 3 बार उन्होंने एक्सीलेंट बोला था, वाह एक्सीलेंट मेरे एक्सीलेंट। मैं तभी समझ गया मेरा होना है, ठीक है। अगले दिन मेरे पास ऑफर आता है, ठीक है। तो ऑफर यही है कि 8 महीने का इंटर्नशिप होगा और उसके बाद PPO होगा। तो 8 महीने में 35,000 पर मंथ का आएगा और उसके बाद 18 लाख का वो होगा, पैकेज होगा। 18 या 20 जो भी होता है, 18 का होता है, ठीक है, उनका पैकेज, ठीक है। 20 बेस होता है, 12 बेस होता है, ठीक है। उसके बाद
वेरिएबल कुछ होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। मैं खुश, कॉलेज का एमटेक का पहला सिलेक्शन हो गया, ठीक है। मैं खुश, मैं अलग दुनिया में हूँ अब, ठीक है। आप उन्हें भगवान है, ठीक है, वो वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, कोडिंग अभी सुधरी नहीं थी, ठीक है। अब ये होता कि MNIT में एक ड्रॉबैक मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपका ये है कि आप एक ही सिलेक्शन ले सकते हैं, एक ही फुल टाइम सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि एक जगह फुल टाइम में सिलेक्शन मिल गया तो वो दूसरी कंपनी में आपको अपीयर नहीं होने देंगे। ऑफ कैंपस ले सकते हैं, ऑन कैंपस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि इंटर्न के बाद आप ले सकते हैं, इंटर्न के बाद ये ले सकते हैं। उसमें भी एक चीज़ है कि आपको फुल टाइम का जो पहले ऑफर मिलेगा वही आपका ऑफर होगा। अगर मतलब आप कॉलेज से फुल टाइम ले लिए तो आपका PPO वहाँ कट जाएगा, PPO आपको नहीं लिया जाएगा। तो हालांकि इसके लिए कुछ हैक्स लोग लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि वो कॉलेज को PPO नहीं दिए, उन्होंने मेरा अलग से सिलेक्शन लिया और पर्सनल मेल पे वो लोग ऑफर मंगा लेते हैं। तो ये चीज़ें मैनेज तो कर लेते हैं लोग, ठीक है। बट ये अंदर थोड़ी बहुत ऑफिशियली थोड़ी दिक्कतें हैं, हालांकि वो मैनेज हो जाता है। तो अब मैं सिलेक्शन हो गया, मैं खुश हूँ, ठीक है। और मैं घूमना चालू कर दिया, ठीक है। वहाँ पर मैं क्या किया, क्योंकि पढ़ाई थोड़ी कम हो गई, क्योंकि इंसान जब सिक्योर हो जाता है तो पढ़ाई कम करता है। मतलब मेहनत चिंता रहे तो इंसान काम करे। बाकी लोग कोडिंग में फोकस कर रहे हैं, मेरे साथ काम पढ़ने वाले सभी लोग कोडिंग कर रहे हैं, सभी कोडिंग इंप्रूव हो रही है। मैं घूम के मेरा सिलेक्शन हो चुका, अब क्यों करें, ठीक है। 3-4 महीने बाद मुझे कंपनी में चले जाना है, मैं घूम रहा मजे कर रहा हूँ। कभी कभी डर लगता था यार कहीं इसमें PPO ना मिले तो क्या। तो कई लोग कहते हैं, मुझे भी लगता है यार मैं कॉलेज से इकलौता हूँ, PPO तो देगी ही देगी। मतलब हर कॉलेज का टाइप होता है, ठीक है। तो क्यों अगले साल भी आना है, अब PPO इस बार ना दे, अगली बार कोई ना जाए। ये सब चीज़ें होती हैं। दो MCS हुए थे, वो सेल्स में हुए थे, और डेवलपमेंट में मैं सिर्फ गया था, ठीक है। मैं कहा पक्का मिल ही जाएगा। मैं 1-2 में ट्राई भी किया, निकल नहीं जाता, कोडिंग निकल 1-2 में कोडिंग नहीं निकला भी, इंटरव्यू में बाहर हो गया। तो मैं ज़्यादा मतलब अपनी एफिशिएंसी 50% ही दे रहा था पढ़ाई वढ़ाई में, ठीक है। और कई भी चीज़ और जगह में परेशान रहता था, तो दिक्कतें थी, ठीक है। तो क्योंकि मैं, लेकिन आपने फुल टाइम के लिए अदर जो ऑप्शन था उसको भी अप्लाई नहीं किया? वही अप्लाई करता था, सिर्फ PPO के भरोसे थे? PPO भरोसे एक तरह था, इनसिक्योर था, ठीक है। लेकिन मैं निकल नहीं रहा था, सच्चाई है कि उसमें कोडिंग की जरूरत होती है, और इंटरव्यू में कई बार बाहर हो जा रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो उसी भरोसे रह गया। तो ये आपको भरोसे नहीं रहना है, मतलब एक मिल गया तो पक्का होगा। हमेशा 2 रास्ते रखिए, ये नहीं हुआ तो ऑप्शन दूसरे ऑप्शन हमेशा रखिए, बैकअप हमेशा रखिए, ठीक है। तो बैकअप उससे थोड़ा खराब ही हो, लेकिन आप रखिए बैकअप। मेरे साथ तो दिक्कत हुई, ठीक है। तो अब ये होता है कि मैं कंपनी में जाता हूँ तो मुझे हमेशा प्रेशर बना रहता है कि परफॉर्मेंस खराब हुई तो PPO नहीं मिलेगा, परफॉर्मेंस खराब हुई तो PPO नहीं मिला। उसके चक्कर में मेरी लर्निंग खराब हो गई। और वहाँ भी इंटर्न में हुआ कि इंटर्न में बाकी जगह होता है कि नॉर्मल वो ट्रेनिंग कराते हैं, उनको मैं गलती से मैं बोल गया कि नहीं इसलिए ट्रेनिंग कराते हैं, वो प्रोजेक्ट कराते हैं लोग ताकि मैं कॉलेज में जाकर दिखा सकूँ। मैं उनको बता दें नहीं ये मेरा अलग प्रोजेक्ट चला है कॉलेज में, मैं वो दिखाऊंगा, इससे कोई जरूरत नहीं। तो वो भी बड़े मैनेजर होते बड़े ढीले पड़ गया, अरे ठीक है कोई नहीं, इसका तो दिक्कत ही नहीं है। तो बस ऐसे कट रहा है दिन मतलब चीज़ें सीख रहा हूँ, चीज़ें ऐसा नहीं स्प्रिंग बूट जावा ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग सब चीज़ें सीख रहा हूँ। तो और चीज़ें अब मैं मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ वहाँ पर कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, लेकिन चीज़ें लर्निंग ख़राब हो रही हैं परफॉर्मेंस चक्कर में। मुझे मैं आउटपुट दिखाना है, इसी का मेरी अपनी इंप्रूवमेंट ख़राब हो रही है। 3-4 महीने बाद कोविड आ जाता है और मेरा PPO कैंसिल हो जाता है। तो मैं MTech के बाद मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं है। मेरे पास MTech ख़त्म हो रहा है, उसी टाइम पर मेरा PPO इंटर्न भी ख़त्म हो रहा है और मेरे पास कोई ऑफ़र नहीं है, मेरे पास कोई सिलेक्शन नहीं है। मैं MTech के बाद लगभग बेरोज़गार हूँ। अब मेरे पास दिक्कत होती है, बट वहाँ कॉलेज वालों ने कई और लड़कों के साथ ऐसा हुआ जो PPO नहीं मिला था या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनके लिए TPO जो भी थे ट्रेनिंग प्लेसमेंट वाले बहुत मेहनत किए और फिर मेरा पेटीएम में सिलेक्शन हो जाता करा देते हैं। तो यहाँ पैसे कम थे बट ठीक था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थोड़ा जर्नी रही। और भी कंपनी में बता दे रहा हूँ, MNIT इलाहाबाद में जाते हैं तो आपको PSU भी आएंगे कुछ, और स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए जैसे C कोड करके C कोडिंग होती है, C डॉट आती है, ठीक है, BEL आती है, भेल आती है, ठीक है, BEL भी आती है। कुछ और भी कम PSUs हैं जो आती हैं स्पेशली, ठीक है। और कौन सी है वो नाम आप बताएंगे? ये बेल था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL थी, हाँ, C डॉट है, ठीक है। और भी कंपनी प्राइवेट कंपनी तो खूब आती हैं। एप्पल भी आई थी इंटर्न के लिए, ठीक है। सिस्को आती है, सिस्को आती है, MX आती है, ये लोग क्वालकॉम, हाँ क्वालकॉम था। क्वालकॉम तो मेरा भर सिलेक्शन ले जाती है, मतलब 5-6 तो मतलब कितना पैकेज रहता है क्वालकॉम? अरे 30+ होता है, 30+। मेरे यहाँ भी MNIT जयपुर में भी 36। ओरेकल 3 बार आई, 3 या 2 बार आई। तो पहली बार हाईएस्ट पैकेज आई, मतलब 25+ था। अगली बार शायद 9 और 10 LPA पाई, ठीक है। सिस्को इंटर्न में शायद 90,000 पर मंथ दे रही थी, 90,000 पर मंथ इंटर्न में दे रहे थे, ठीक है, मुझे याद है, ठीक है। एक लड़का होता है MX अमेरिकन एक्सप्रेस आई थी, इनका भी अच्छा खासा पैकेज था, ठीक है, मतलब इंटर्न के लिए भी, ठीक है। तो ऐसे आपको ऑफर बहुत सारे आएंगे।
आपको बस जाइए और जैसे बाकी सारे कर रहे हैं वैसे करते जाइए। बाकी सारे क्या कर रहे हैं, तो आपको वैसे कोड सब्जेक्ट आने चाहिए, ठीक है, बेसिक आता है, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ओएस, एल्गो और डीएस, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो भी कोडिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत लोग कहते हैं ये टेक्नोलॉजी आती है, वो टेक्नोलॉजी, आपको लर्निंग असली होगी जाएंगे कंपनी में। ये भी तो होता है ना कि इंटरव्यूअर जो होता है उसको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती नई वाली, भाई वो पुरानी या मिडिल वाली जो अभी करंटली चल रही है उस पर ही बात करना चाहता है। आप नया कुछ कर दोगे तो वो ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाएगा आपसे, और आप चीज़ों को प्रूफ नहीं कर पाओगे, अपने आप को बता नहीं पाओगे। सीरीज बात, कंपनी का अपना डोमेन है, वो सिर्फ उसी डोमेन में जानते हैं, उसी क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है माइट बी दैट यू आर नॉट रिलेवेंट, योर स्किल नॉट रिलेवेंट टू दैट कंपनी, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप कोर चीज़ें जो होती हैं, डीएसएल को सब में है, डीएसएल को आपको हर कंपनी में पूछी जाएगी, हर जगह जरूरत पड़ेगी। अच्छा रवि जी, मैं आपसे एक चीज़, ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों का रहता है, जैसे ही कंपनी आना स्टार्ट होती है तो आपने अपनी कोडिंग की शुरुआत कब से की थी और रिज्यूमे कैसे बनाए? मतलब एक सेक्शंस होता है ना कि कौन सा प्रोजेक्ट उसमें यूज़ कर रहे हैं, और ऐसा होता है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्किल सेट होता है, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग रिज्यूमे बनाए कि सबके लिए कॉमन हम लोग का बनाए? टेम्पलेट रखा रहता था, कंपनी आ रही है, हम लोग उसका रिक्वायरमेंट देखते थे, उसके हिसाब अपना रिज्यूम हम हर बार चेंज करते थे, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, कॉमन सेक्शन है कि हमारे एजुकेशन बैकग्राउंड है, ये प्रोजेक्ट किया, बट मैंने कुछ और टेक्नोलॉजी किया है, ये चीज़ किया है, तो हम लोग हमेशा चेंज कर देते थे, ठीक है। तो हर कंपनी ने जब भेजना होता तो हम लोग तत्काल अपडेट कर रहे होते थे। ये सब चीज़ें, ये अच्छा होता है कि हो सकता है कि 10 चीज़ें मेंशन करें, बट कंपनी उसमें 3-4 चीज़ें को, उसी 3-4 चीज़ों को हाईलाइट करिए ताकि उनका उस पर फोकस रहे, और प्रोजेक्ट भी उसमें आप दिखाते रहिए उसी के आसपास। तो और बाकी कंपनी खुबाएंगी, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर, ठीक है। Q&A सेशन रखने वाले हैं, जो मेरे दिमाग में आता जाएगा कि जो लोगों ने स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि कैसे क्वेश्चन जो पूछे भर के, तो जितना मेरे दिमाग में आता है उतना मैं पूछती हूँ। बाकी अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन को ज़रूर रखिएगा, और हम लोग, आपको पता ही है कि मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन रवि जी मेरा आपसे ये रहने वाला है कि जैसे ही आप कॉलेज में एंटर किए थे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि, मतलब पहला सेमेस्टर है आपके पास, तो पहले सेमेस्टर से आपने कोडिंग स्टार्ट की थी कि आपने सेकंड जब कंपनी आई तब से स्टार्ट की थी? इसके बारे में बता रहा हूँ, मेरा मतलब बाकियों से मेरा थोड़ा अलग रहा, मेरी कभी कंपनी में इस काम करने की इच्छा नहीं रही, मतलब आईटी सेक्टर में अंदर जाना है, मुझे क्या करना है, बस जो मिला उसमें पढ़ते जाना है, ठीक है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी लड़के कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको देखकर मैं काफ़ी दिन बाद कोडिंग स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में, और मैं बीच बीच में गवर्नमेंट के तलब उठती है, गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, तो वहाँ भी उठती रहती है कि चलो ये सब छोड़े गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब होता क्या, जब कंपनी आने लगती है, जब लोगों को सुनता हूँ कि अरे वो इंटर्न में इतना कमा रहे हैं, इंटर्न में 50,000 मिल रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लगता है यार नहीं, गवर्नमेंट से अच्छा है प्राइवेट में कर लो, ठीक है। और उसमें होता कि जैसे मैं इंटर्न में गया था, ठीक है, तो और जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ऐसे हमारे जो सीनियर लोग इंटर्न गए थे वो कॉलेज में बीच बीच जाना पड़ता है, थेसिस को लेकर रिलेटेड वर्क को, या तो कॉलेज में आते हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो उनको देखकर उनसे सीखकर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो लोग मेनली सीनियर ही चालू कराते हैं आपको कोडिंग, तो वहाँ कोई स्टार्ट में कोडिंग नहीं करता है, वो लोग करा देते हैं धीरे, और माहौल ऐसा मिल जाता है इंसान। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट MNIT इलाहाबाद को मिलता है तो उसको कब से कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए? इंजीनियरिंग कर रहा है तभी से, MNIT मिले ना मिले, ठीक है, NIT जाए, IIT जाए, कहीं भी जाए, ठीक है, कॉलेज न जाए, इंजीनियरिंग छोड़ दे, मतलब बीटेक की डिग्री बस कंप्लीट हो गई, उसको कोडिंग करते रहना चाहिए, और जिंदगी जब तक मरना नहीं है तब तक कोडिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो यहाँ भी वही सर्वाइव कर रहा है जिसकी कोडिंग अच्छी है, जिसकी स्किल अच्छी है, वही सर्वाइव करेगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहने वाला है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये होता है कि वो रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन कर रहे हैं। कोई बोलता है कि 4 प्रोजेक्ट, कोई बोलता है 1 प्रोजेक्ट, कोई बोलता है 3। तो जैसे आपका थीसिस भी चलता है हम लोगों का एमटेक में, तो थीसिस भी हम लोग एक तरीके का मतलब कंटिन्यूटी में डाल सकते हैं कि हाँ ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है और बाकी इतने मैंने प्रोजेक्ट कर लिए। तो कैसा टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट हमें बनाना चाहिए और प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कैसे करना चाहिए थ्योरेटिकल वे। मान लीजिए किसी ने प्रोजेक्ट बनाया और उसका क्या है, प्रोजेक्ट का कोड इतना अच्छे से वर्क नहीं किया, रन नहीं किया, बट उसको उस प्रोजेक्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, चीज़ें समझा सकता है, तो क्या वो प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर सकता है उसमें? हाँ, मैं रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना चाहिए इसके बारे में मैं, चूँकि हमारे वर्कल का एक सेशन भी हुआ था, तो वहाँ के HR भी आए थे, उन्होंने काफ़ी ब्रीफ दिया था। उन्होंने कहा कि एक रिज्यूमे वो लोग 20 सेकंड देते हैं देखने के लिए। हम लोग मेंशन करते हैं ना, इतने सारे हमारे रिज्यूमे ये मेंशन करते हैं, कहना कोई नहीं देख रहा है। वो लोग मतलब HR सीधे सबके सामने बोली थी, ठीक है, कोई नहीं देखता है, सिर्फ हम 20 सेकंड देखते हैं
टॉप सेक्शन देखते हैं, फिर हम सीधे देखते हैं कितने सेक्शन है, प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रोजेक्ट। उसने स्किल क्या डाला है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यूअर वो अच्छे से ध्यान से देखता है रिज्यूमे, ठीक है। HR जो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होते हैं वो उससे प्रोजेक्ट देखती है कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट जितने आपके पास, जितने में कॉन्फिडेंट हो उतने मेंशन करिए। ऐसा ना हो कि मैं 10 प्रोजेक्ट मेंशन कर दूँ, अब कोई उसमें एक उठा लिया एक्सप्लेन करो तो वहाँ पर बेड़ा गर्क हो गया, वो लगेगा सब इसने गलत किया। जितने को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो उतने करिए। और मैं फ्रेशर बता दूं जिनका प्रोजेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारे यहाँ कुछ लोग, मेरे यहाँ मतलब कॉलेज में नहीं, मतलब बीटेक में बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट नहीं बना पाते हैं, तो डरते हैं कि एमटेक में कैसे क्या होगा। क्या होता है कि दूसरे जो साथ वाले का जिनका सिलेक्शन हो गया होता है उनका प्रोजेक्ट मांगते हैं, उनको समझ लेते हैं, रन करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जितने बन सकते हैं उसी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, बता देते हैं मैंने किया है, ठीक है। तो ये सब भी चलता है, मतलब YouTube से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब प्रोजेक्ट मिलते हैं, 2-2 घंटे का, 1 घंटे का। गिटहब पर देखें, बहुत सारे गिटहब पर पढ़े हैं, आपके जो भी आपको आती हैं चीजें उससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगी। आप दूसरे खुद एक्सप्लेन कर मैंने क्या किया है, ठीक है, दैट इज रियली गुड प्रेज। इसमें हाँ वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, रिलेवेंट क्या है, इसमें आगे क्यों नहीं बढ़े, और अभी कहाँ है, वो कहेंगे गिटहब पर दिखाओ उसका कोड कैसा है, रन करके दिखाओ, उससे रिलेटेड आसपास चीज़ें बहुत सारे पूछेंगे। तो वो सारे वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि क्या क्या पूछेंगे। और प्रोजेक्ट एक मिनट इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन इंटरव्यूअर मुझे लगता है कि अगर आप भी किसी कंपनी के HR होते या फिर कुछ भी इंटरव्यूअर होते, आप इंटरव्यू किसी स्टूडेंट का ले रहे होते, तो आप भी उससे उसका चीज़ क्या देखते हैं कि वो प्रेजेंट कैसे कर रहा है, वो एक्सप्लेन कैसे कर रहा है, एट द पॉइंट ऑफ करंट टाइम वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, आप उस चीज़ को देखते हैं। आप उसके ना उसके प्रीवियस वाले में जाते, ना उसके आगे वाले होने वाली चीज़ों के बारे में सोचते, आप वो कैसे बोल रहा है, उसकी स्पीकिंग क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, पॉइंट्स में कैसे बता रहा है, प्रोजेक्ट को कैसे मेंशन कर रहा है, कितने से कितने ईजीएस्ट वे का या कितने से कितने ईजीएस्ट सेंटेंस में आपको कितने आसानी से बता दे रहा है। ये सब चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ें एनालाइज करते हैं, देखते हैं। तो प्रोजेक्ट आपने किसी के चोरी किया है, किसी का कॉपी किया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। उसको पता है, इंटरव्यूअर को पता है कि तुम कहीं से लेके बैठे हो, तुम इतने ईमानदार हो नहीं, सबको पता है, लेकिन उसको ये पता है कि तुम एक्सप्लेन अच्छे से कर रहे हो, उस चीज़ को बता पा रहे हो, ये उसके लिए मैटर करता है। क्योंकि आपको जॉब में क्या होता है कि क्लाइंट को फेसेस करना होता है, और क्लाइंट को जब आप फेस करते हो तो USA का क्लाइंट होता है, किसी अदर कंट्री का क्लाइंट होता है, तो आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। इंग्लिश जो है वो आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत है, और इतना ज़्यादा हाई फाई आपको इंग्लिश नहीं चाहिए। इंग्लिश में आपको ऐसा है कि मतलब बहुत बोलना आना चाहिए, हाँ बोलते रहो। कोई नहीं पूछता आपको ग्रामर कैसा है, कोई नहीं पूछता आपको सेंटेंस में, बस सामने से समझ जाए, सामने वाला बस हाँ अपने जैसे होते हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं वहाँ को दूसरा पहुँचा है, जो इंटरव्यू ले रहा है अपने से 5 साल बस आगे है, ठीक है। तो वही है, आपको डरना नहीं है। और दूसरी चीज़, आपके इंटरव्यू में इंट्रो पार्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मेरी फैमिली मेंबर ऐसे हैं, मेरे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, बस दैट्स इट, इतना ही, दैट्स इट, ठीक है। आप वहाँ बताइए आपके कुछ ऐसे हाईलाइट हो जाए, आपने कुछ गेट में अच्छा किया है वो स्कोर बता सकते हैं, आपने बीटेक में कुछ अच्छा प्रोजेक्ट किया था, कुछ वर्कशॉप किए थे, वो थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में आइए तो हमेशा कोशिश करिए कि आप जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं उसमें वो चीज़ बताइए जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उसमें सुन रहा है, वो इंटरव्यू सुन रहा है, उसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा इस प्रोजेक्ट में आपने क्या किया था, अच्छा इसको ऐसा क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था। तो क्वेश्चन आधा इंटरव्यू तो आपके इंटरव्यू से होता है, ठीक है। वो आपकी रूपरेखा तैयार वहीं से होता है। और इंटरव्यू बहुत छोटा भी ना रखिए, बहुत बड़ा भी ना रखिए, कोशिश करिए कि एक ठीक ठाक हो जिसमें आप समराइज कर सकें, ठीक है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें जो टर्म वो जानते भी नहीं है उसको बोल देते हैं, तो इंटरव्यूअर उसी में उसको गोल गोल फंसा लेता है कि आपने ये बोला, आप ही ने बोला है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपसे अगर इंटरव्यूअर बोलता है कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, 2 लाइन में अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दीजिए, नाम और अच्छे से अपना हाईलाइट, जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है उसको बताइए। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट पे जब वो बोलता है कि कोई भी आप एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करिए, तो अपना सबसे सिंपल तरीके से जो आपके दिमाग में कंठस्थ है उस वाले प्रोजेक्ट को उठाइए और समझाना शुरू करिए। और एक और चीज़, प्रोजेक्ट बताने से पहले आप ज़रूर बताइए कि ये प्रोजेक्ट आपने बनाया क्यों था। जैसे मान लीजिए कोई आपने वर्कशॉप की
कोई आपको प्रॉब्लम फेस हुई, कोविड हुआ, अटेंडेंस की कुछ प्रॉब्लम फेस हुई, फिजिकल अटेंडेंस नहीं हो क्योंकि कांटेक्ट हमें चाहिए होता है, लेकिन कोविड के केस में क्या है कि कांटेक्टलेस चीज़ें हमें ज़्यादा प्रेफर करनी पड़ रही थी, तो उसमें अटेंडेंस कैसे, प्रोजेक्ट जो आपका रहा ना उसका टारगेट क्या है, क्यों आपने ये चूज़ किया, और प्रोजेक्ट बहुत सारे जगह मिल जाते हैं, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन क्या है उस प्रोजेक्ट में, आपने क्या उसमें नया ऐड किया है, वो भी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी है। बिल्कुल, और ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट को लेकर प्रोजेक्ट अच्छे से बताइए, और ऐसे बताइए मतलब लेमैन जैसे जिसको कुछ ना आता उसको समझ जाए। हाँ, टेक्निकल बहुत जाएंगे, टेक्निकल में जाएंगे तो फंसेंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो इंटरव्यूअर है उसका डोमेन कुछ अलग हो, ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग हो, दूसरा काम करते हो, उसको भी आपको लगता है कि बहुत चीज़ें आती होंगी, बहुत बड़ा चीज़, बहुत बड़े बड़े टेक्निकल टर्म बोल दूंगा तो उसको समझ आएगा, नहीं, उससे बचिए। आप एकदम सिंपल आदमी जैसे अपने घर वालों को समझा रहे हैं जो इंजीनियरिंग से नहीं है, उनको समझाते हैं, उनको प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत समझ में आ जाए कि ऐसे ये काम साइज में, ये भी नहीं कि पूरा टाइम आप उसी में ले रहे हो, ऐसा नहीं है। और इंटरव्यू में जब फ्रेशर हैं, ठीक है, तो आपको ओएस से जो भी आपका कोर्स है उससे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो जो चीज़ें आती हैं तो वो आप खींचिए थोड़ा, जैसे कि कोई प्रोसेस पूछा और आपको लगता है मेमोरी भी आती है, तो प्रोसेस एक्सप्लेन करते करते आपको थोड़ा मेमोरी और पढ़ भी दिखा दीजिए, पक्का अगला क्वेश्चन मेमोरी से होगा उसका। अगर आपको आता है चीज़ें तो थोड़ा एक दो कीवर्ड उसमें फेंक दीजिए उसमें रिलेटेड, ताकि उधर घूमे। ये बहुत अच्छा ये तरीका बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही आपको पता है कि ये चीज़ आपको आती है, आप थोड़ा सा हल्का सा वो कीवर्ड उसमें घुसा दीजिए, तो वो नेक्स्ट वाला यही बोलेगा कि आप ये कीवर्ड ये वाला टॉपिक बता दीजिए, हाँ। कि कैसे होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि ये कीवर्ड बहुत बढ़िया है, बहुत एडवांस है, हम इसको बताएंगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो वो उसी में से पूछ लेते हैं, उसी में वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं आता। जो नहीं आता उसे थोड़ा बचिए, परहेज करिए, हाँ। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय के प्रेजेंट में आ रहा है ये सब चीज़ें होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कोई और क्वेश्चन? हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये चीज़ें पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग NIT का अलग अलग गाइड होता है, गाइडेंस होते हैं, अलग अलग उनकी पॉलिसी होती है प्लेसमेंट रिगार्डिंग। तो जैसे MNIT जयपुर में क्या है कि आपका जो प्लेसमेंट है उससे करंट जो प्लेसमेंट आप लेना चाहते हो इन फ्यूचर, तो आपका 1.5 के मल्टीप्लिकेशन में उससे ग्रेटर देन होना चाहिए जो आपका करेंटली पैकेज है उससे। तो जैसे कि आपके MNIT इलाहाबाद में क्या पॉलिसी है? MNIT इलाहाबाद में एट मोस्ट आप एक फुल टाइम प्लेसमेंट ले सकते हैं। अच्छा। जैसे कुछ जगह आपने बताया आपके पास 1.5 ग्रेटर होना चाहिए सैलरी, तब आप बैठ सकते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप एट मोस्ट एक ले सकते हैं, उसके अलावा आपको ऑफ कैंपस लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर्न किया था, तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास इंटर्नशिप का ऑप्शन है और इंटर्नशिप के बाद वो इंटर्नशिप जो है वो PPO देगी, उसको कंफर्म है PPO देगी, तो क्या ऐसे इंटर्नशिप के केस में जो PPO वाली होती है, इस इंटर्नशिप के केस में क्या उनको अलाउ होता है फुल टाइम प्लेसमेंट में बैठना अदर? हाँ, इसमें दो केस बनते हैं कि अगर इंटर्न के साथ ही टाइम उसने ऑफर भी दे दिया फुल टाइम का, मैं PPO अभी दे रहा हूँ, आप पहले 8 महीने 10 महीने इंटर्न कर लो, 6 महीने इंटर्न कर लो, और उसके बाद फुल टाइम कन्फर्म है, उसने रिटर्न में दे दिया ऑफर, तब आपको नहीं बैठने देंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है, हाँ, अगर ऑफर नहीं मिला कि आपको मतलब 8 महीने बाद देंगे, जिस दिन आपको फुल टाइम का ऑफर मिलेगा तो उस दिन से आपका दूसरा ऑफर कैंसिल हो जाएगा, मतलब बाकी ऑफर मतलब अफेयर नहीं होने देंगे। तो ये चीज़ें हैं। और इंटर्न में तो इंटर्न ले सकते हैं, ऑफ कैंपस बहुत लोग देख लेते हैं तो क्योंकि वहाँ से मिल जाती है, कोडिंग वोडिंग अच्छी हुई रहती है, तो वहाँ ये चीज़ अच्छी है, ठीक है जी। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब पता नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहने वाला है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बोलते हैं कि मान लो प्लेसमेंट हो गया है बट वो सेटिस्फाई नहीं होते, वो सोचते हैं कि मान लीजिए किसी का हुआ है प्लेसमेंट हो गया उनका 6 LPA या फिर 8 LPA के अंदर, बट वो सोचते हैं कि सेटिस्फाई नहीं हो अपने प्लेसमेंट से, तो क्या उनको बैठने दिया जाता है? नहीं, बहुत ही रेयर केस में अगर आपका बहुत कम है, जैसे लेस देन 10 LPA है, 7 8 LPA है, ठीक है, उस केस में आपको शुरू में नहीं बैठने दिया जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा कि लगभग 50-60% लोग प्लेस्ड हो चुके हैं और मतलब मैक्सिमम लोग प्लेस हो चुके हैं, उसके बाद आपको कुछ में चांस वो उनके ऊपर ना TPO जो होते हैं आपको थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर के तो वो बैठने दे सकते हैं, ठीक है, कुछ केसेस में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग बैठने देंगे, जब आधे से अधिक लोग हो चुके होंगे प्लेस उसके बाद आपको दिया जाएगा। और एक दो चीज़ें और है कि जो लोग वहाँ प्लेसमेंट के लिए जाएँ, कई बार होता है कि शुरू में बहुत अच्छी कंपनी आती हैं, उसके बाद थोड़ी ख़राब कंपनी आने मतलब मिड वाली आने लगती हैं, ख़राब में इन टर्म ऑफ सैलरी, ठीक है, और उसमें किसी नहीं हुआ तो वहाँ भी पेशेंस रखना है, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी बहुत लास्ट में भी आती हैं। जैसे हमारे एप्पल आई,
इंटर्न के लिए आई थी, हालांकि वो बहुत लास्ट में आई थी। ऐसी बहुत सारी कंपनी आएंगी जो अच्छे पैकेज के साथ फुल टाइम के साथ आएंगी और बहुत लास्ट में आएंगी। तो जिनका स्टार्टिंग ना हुआ, बीच में छोटी कंपनी आ रही है, तो उनसे डिमोरलाइज नहीं होना है, उनको वेट करना है। पर मतलब अपने पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहते हुए, हमेशा अपने मिस्टेक होते हुए लास्ट तक वेट करना है, प्लेसमेंट हो जाएगा। वहाँ कोई CS IT में कोई ऐसा नहीं होता जिस पर प्लेसमेंट ना मिले। हाँ, ये चीज़ है, कन्फर्म है। बीटेक वाले जैसे हम लोग कहीं से कर लेते हैं, वहाँ तो कोई ठिकाना नहीं होता है, होगा कि नहीं होगा। वहाँ परसेंटेज क्राइटेरिया लगा दिया तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वहाँ का TPO सेल बहुत एक्टिव है, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। इवन मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि IIIT इलाहाबाद में कुछ कंपनी आती हैं, हुए ही आई थी, तो वहाँ भी ये लोग भेज देते हैं लोग। तो कई बार ऐसा होता है कि एक कॉलेज में आई कंपनी तो उनका टाइप होता है, वो लोग भेज भी देते हैं दूसरे कॉलेज में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो प्लेसमेंट को लेकर बेफिक्र हो जाइए। CS IT में जो भी लोग जाएंगे कंप्यूटर बैकग्राउंड से, इवन मैं बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बीटेक वाले होते हैं वो प्लेस हो जाते हैं इसमें, ठीक है, CS में। तो प्लेसमेंट को लेकर नो डाउट इट्स गुड कॉलेज, यू कैन गेट अ गुड सैलरी देयर। तो और कुछ हाँ, एक और क्वेश्चन है कि MNIT इलाहाबाद में PSU कब से आना स्टार्ट होती है? मिड प्लेसमेंट लगभग आधे लोग चले जाते हैं, लगभग अप्रॉक्स दिसंबर के आसपास से आना चालू हो जाता है। बट इंसान को वो होता है उनमें टेस्टिंग थोड़ी क्वेश्चन टफ होते हैं हमेशा। गेट रिलेटेड जिनका गेट कर लिया उन्होंने रट्टा मार लेना है, कुछ भी भूलना नहीं है, ठीक है। रट्टा मारते हुए मतलब सारी चीज़ें हमेशा तैयार रहें, हमेशा पढ़ते रहें, कुछ देखते रहें। PSU कब आती है? PSU लगभग कुछ महीने बाद आती है, लगभग दिसंबर के बाद आती है। जनवरी, हाँ, दिसंबर जनवरी के बाद ही आएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल प्राइवेट वाले आते हैं, उसके बाद वो आती हैं, ठीक है। तो जैसे फिलहाल जैसे मेरे कॉलेज में MNIT जयपुर में क्या होता है कि मार्च में आती है, फरवरी में आती है। हाँ, लगभग वही टाइम होता है वहाँ। हाँ, तो जो बहुत सारे लोगों का प्लेसमेंट हो चुका होता है, बहुत ही कम लोग होते हैं, 1-2 क्लास में बचते हैं, तो वो लोग PSU में जाते हैं। तो एट द एंड होता क्या है कि जो सबसे लास्ट में बचते हैं उनको ही सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। हाँ, ये है, ये हमारे यहाँ भी हुआ। जो लोग गए वहाँ PSU में तो वो लास्ट में बचे हुए थे, ठीक है। बाकी लोग तो निकल गए, तो कॉलेज में होते नहीं है, ठीक है। कुछ इंटर्न में चले जाते हैं। हाँ, और इंटर्न में है कि ऐसा नहीं है कि आपको इंटर्न चला गया तो आपका पार्ट टाइम MTech होगा, पार्ट टाइम नहीं होता, फुल टाइम ही होता है, फुल टाइम होता है, ठीक है। आपको हाँ, ये चीज़ मन से निकाल लीजिए, आप फुल टाइम है, आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी आ रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ होता है कि आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, MTech भी चल रहा है। जी रवि जी, एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट गेट करके आ रहे हैं, तो आपने जैसे बोला कि गेट का हमें सब्जेक्ट पढ़ते रहना, भूलना नहीं है। तो इन केस ऑफ प्राइवेट जॉब गेट कितना साथ देता है, गेट का सिलेबस, और इन केस ऑफ PSU क्या डिफरेंस है दोनों के? रिक्रूटमेंट वाला जो प्रोसेस होता है उसमें जो सिलेबस होते हैं वो क्या पूछे जाते हैं? प्राइवेट देखिए, गेट आपने कर लिया है तो नो डाउट आप पूरे ज़िंदगी भर आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है। क्योंकि इवन अभी भी हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वही आएंगे DSL को। आपको एक बार DSL को आ गई, आपको ज़िंदगी में डर नहीं लगेगा। थियोरेटिकली आपको डर तो नहीं लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये अंदर कॉन्फिडेंट है, क्या पूछेगा, मतलब CS में कुछ भी पूछ ले। हाँ, करंट टेक्नोलॉजी जिसमें काम करें उससे क्वेश्चन हमेशा आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्राइवेट में होता है कि उनका मेनली अगर जिस डोमेन के है उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछती हैं। कोई नेटवर्किंग कंपनी नेटवर्क से क्वेश्चन पूछेगी, कुछ मेमोरी डिस्क से रिलेटेड काम करती है तो उससे पूछेगी, कोई डेटाबेस से रिलेटेड उससे काम चीज़ें पूछेंगे। PSU आएंगी, उनके पास स्पेसिफिक डोमेन ऐसा नहीं है, वो पूरा गेट सिलेबस पूछेंगे। सिलेबस वही ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस, वही 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। हाँ, क्योंकि उसमें जो रिक्रूटर हैं वो फाइल हमेशा वो गेट वाले से रिक्रूट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि यहाँ भी वही लड़के होंगे और सेम क्वेश्चन यहाँ भी होते हैं, तो क्वेश्चन पूरा गेट सिलेबस आपको तैयार रखना है, ठीक है। हाँ, कुछ खराब है उसको इम्प्रूव करिए, कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है। तो आपका आंसर क्वेश्चन का मिल चुका होगा कि अगर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको गेट सिलेबस वगैरह ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपसे कोडिंग पूछी जाती है, और इंटरव्यू टाइम पे हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट पूछे, वो बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूछते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, DBMS में SQL क्वेरीज पूछते हैं, आपको पूछते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, पाइथन में हो तो ये कोड करके दिखाओ। कोड के अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं एनालाइज करने के लिए, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन देते हैं, एरे से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ PSU जॉब, PSU कोई कंपनी है तो उसमें आपको वही जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप की गेट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, गेट ओवरफ्लो के, GFG के, कहीं से भी सेम आपको वही गेट वाला फील लेके वो एग्ज़ाम को देना है, और वो आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस का ही रिटर्न एग्जाम होगा, कोई आपको कोड वोड नहीं करना होगा। लेकिन इंटरव्यू में कुछ वो कोडिंग वाला पार्ट पूछ सकते हैं। जी, एक ही मैं बता रहा हूँ कि आप लोग हैकर रथ के टेस्टिंग आप कोड करते रहिए, क्योंकि मेरे यहाँ जितनी भी कंपनी आती थी उसमें 70% का कोडिंग का होता था कि आप हैकर टेस्ट दीजिए तभी आप क्वालिफाई करेंगे।
उसमें क्या होगा कि 2-3 क्वेश्चन जो कोडिंग वाले हो जाएंगे, ठीक है। उसमें कोडिंग में बता रहा हूँ आजकल जो नॉर्मल ट्रेंड चला है, स्ट्रिंग, एरे और डीपी मिला के एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हाँ, इन तीनों को मतलब कोई ऐसा स्ट्रिंग दे दिया जाएगा जिसको एरे का यूज करके डीपी लगाकर एक तो हॉट टॉपिक है, ठीक है। ग्राफ और जो ट्री वाले हैं वो स्पेसिफिक कंपनी पूछती है, जैसे कि अगर उबर आ रही है, ओला आ रहा है, इस तरह जो भी है जिनका काम उधर है जो ग्राफ से, वही पूछती है, बाकी इसे लोग अवॉइड करते हैं। डिक्शनरी, हैशिंग, ये सब चीज़ें होती है, ये भी लगभग मैक्सिमम कंपनी पूछ लेती है जो डिक्शनरी का यूज करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एरे, स्ट्रिंग, डीपी, एरे की स्टैक, क्यू, ठीक है, इतना अगर आता है तो आपको कोडिंग निकल जाएगा। दूसरा ये था हैकरिंग टेस्टिंग। हैकरिंग से एक टेस्ट सब कराते थे, लगभग 70% कंपनी होता था कि आप पहले टेस्ट दीजिए, वहाँ क्वालिफाई होंगे, तब जाकर आपका नेक्स्ट प्रोसेस मतलब इंटरव्यू प्रोसेस लगभग 3 राउंड चलता है। नॉर्मली 3 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड होता था, तो ये चलता था, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जैसे बहुत से लोग अभी इन्होंने जैसे टॉपिक से नाम बताया, तो बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप एरे और स्ट्रिंग 2 टॉपिक पढ़ लेते तो भी प्लेसमेंट में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो एरे और स्ट्रिंग से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछती हैं। रिटन एग्जाम में हो सकता है कि वो कुछ अलग ग्राफ का पूछ ले, लेकिन इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप एरे और स्ट्रिंग बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा। और ये भी होता है कि आपको 10 से लेकर के 15 LPA के बीच की जो कंपनियां होती हैं वो आपसे ग्राफ, मेमोरी, सब चीज़ें नहीं पूछती हैं, वो सिर्फ आपसे एरे और स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन ही पूछती हैं। और बिल्कुल से सीधे सिंपल से आप गूगल ब्राउज़र में जाइए, वहाँ पे बोलिए कि इस कंपनी से इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, उसको पढ़िए, फीडबैक उसका देखिए, चीज़ें एनालाइज कीजिए और टॉप 50 इंटरव्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग C++ और टॉप लिंक लिस्ट, एरे, इससे रिगार्डिंग जितने भी आपके टॉप 50 क्वेश्चन है उसको एकदम निकाल करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए 2 से 3 टाइम्स, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, और जो भी कंपनी आए तो सबसे मैं बता रहा हूँ कि सबके क्वेश्चन रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। आप सीधे सर्च करिए कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो वो पहला वेबसाइट है GFC की, हाँ। उस कंपनी का आर्काइव आता है, आप बस उनको सॉल्व कर लीजिए। 70% चीज़ें वही होंगी जो पहले पूछी जाती होंगी, 30% क्वेश्चन आपसे रिलेटेड होंगे, पर्सनल स्पेसिफिक होगा। कुछ कंपनी थोड़ा SQL क्वेरी भी लिखवा लेती हैं, जैसे अगर डेटाबेस से है तो SQL क्वेरी भी लिखवा लेंगे, ठीक है। तो ये वही SQL क्वेरी में जैसे कि बोल लेंगे कि किसी का नेम है, मतलब जो एम्प्लॉय हैं उनका नेम A से स्टार्ट है, तो A वाले नेम से जिनकी स्टार्टिंग है वो वाला हमें रिकॉर्ड फैच करिए, है ना। तो इंसर्ट, डिलीट, ये सब चीज़, और नॉर्मलाइजेशन से भी पूछ लेते हैं, और की से भी पूछ लेते हैं, और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो पूछते हैं, ये सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। बस आप ये डालिए टॉप 50 क्वेश्चंस रिगार्डिंग DBMS, टॉप प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन SQL, ये सब चीज़ें आप डालोगे बहुत अच्छे से, आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिलेंगे। इंटरव्यू बिट से भी आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा एक रिसोर्स है। यही है कि आप पढ़ते रहिए, जो भी आए तो पढ़ते रहिए, सबसे फाइनल फंडा ये है। उसकी जो भी इंटरव्यू की रिगार्डिंग जो रिसोर्सेज हैं उनसे मैं रवि जी से पूछ लूँगी, और इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक होगी वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे आपको अच्छे से डायरेक्टली आप वहाँ पे जाएं और चीज़ों को डाउनलोड कर सकें और पढ़ सकें। तो ये चीज़ें हैं। एट द एंड मैं रवि जी से आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, ठीक है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ऑफ कैंपस सिंपल होता है कि ऑन कैंपस सिंपल होता है। कॉलेज का प्लेसमेंट हमेशा आसान होता है, ठीक है, हमेशा आसान होता है। आप कैंपस जाएंगे, आपको टोटली जॉब भी ढूंढना है, उनमें 1000 चीज़ बताए, डिटेल्स बताइए, ये क्यों किया, एक्सपेक्टेशन क्यों, कॉलेज से क्यों नहीं प्लेसमेंट मिल रहा है आपको। उनको लगता है कि स्टार्टिंग में ये दिक्कत होती है, ठीक है। कॉलेज में आएंगे वो लेने ही आ रही हैं, मतलब उनके लिए कि आप ही के लिए आ रही हैं, आप ही के लिए आ रही हैं, और आपके लिए पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर लेकर कॉलेज TPU से लेकर काउंसिल से लेकर हर कोई आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के ख़राब भी होते हैं, तो TPU वाले बात कर लेते हैं कि ही इज़ टू गुड इन दिस। वो उस समय नर्वस था, तो उससे आप एक काम करो, आप एक राउंड और ले लो, पर्सनल इंटरव्यू ले लो, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लड़के का प्लेसमेंट नहीं उस समय नहीं हुआ, बाद में उनको फिर फोन आ जाता है, ठीक है, एक काम करो, वो लड़का अच्छा था, आप उनको दे दीजिए। मतलब वेटिंग लिस्ट, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में हमने इंटरव्यू दिया, उसमें नेम आ गया, फाइनलाइज लिस्ट आ गई, लेकिन उसमें आपका नाम नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके 1 महीने बाद, 20 दिन बाद आपका नाम आ रहा है फिर से कि हाँ आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराया जा रहा है या फिर आपको सिलेक्ट किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी हार नहीं माननी, आपको बिल्कुल मेक श्योर होना है कि आप ऑन कैंपस अच्छे से प्लेस हो जाइए। बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आप एक बार कॉलेज से निकले तो दुनिया अलग होती है, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है ऑफ कैंपस करना। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं होता, करने वाले लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको ऑन कैंपस के
रिगार्डिंग बहुत डिफिकल्ट होगा, ये मैं बोलना चाहती हूँ। और ऑन कैंपस बहुत सिंपल होगा, क्योंकि वो कंपनी विजिट करने आपके लिए आ रही, क्योंकि कंपनी आ रही है 200 और बच्चे हैं 20 एमटेक में। तो सोचिए कितना मारी मारा रहता है कि हाँ कंपनी आपको ले जा रही है चीज़ें। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, लेकिन आप एक प्लेसमेंट ले लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। एग्जैक्टली। तो अगर आप गर्ल्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आप अपने आप को आप अगर MNIT में आ गई हैं तो आप अपने जो आपने सीखा है ना उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट वाली PSU जो होती हैं वो MNIT इलाहाबाद में आती हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए आती हैं। तो एडोबी जो है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए आती है, वो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, बट वो स्पेशली गर्ल्स के कुछ कंपनी कई कंपनी आती है ओनली फॉर गर्ल्स आती हैं, कई कंपनी आती हैं। और बहुत सारी कंपनी है, माइक्रोन नहीं, एक है एनवीडिया। हाँ। एनवीडिया भी गर्ल्स के लिए बहुत आती है। तो गर्ल्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है, तो उनको लेना भी चाहिए, उनको मौका बिल्कुल अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो मेहनत करें। तो आपका मतलब मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कोडिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और PSU क्या है, वो क्या पूछती है, वो चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। गेट का पूछती है, प्राइवेट जॉब क्या पूछती है, वो भी हमने चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, रवि सर आपको आंसर करेंगे, मैं आंसर करूँगी।